गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाइए। आज ये होमवर्क नहीं है, वो एनएलएम वाला होमवर्क है बस। एक बार मुझे कॉपी दिखा दो, मुझे देखना है बराबर है क्या। ठीक है। एनएलएम का आज वही डिस्कशन होगा। आगे नहीं। आगे कुछ शफलिंग हो रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप ये मान के चलना कि वर्क पावर का जो सेकंड होमवर्क है वो दिया ही नहीं। अभी बात करते हैं कंप्लीट। अभी बता। जल्दी डिस्कस। जा रही। अभी आवाज आ रही है।
आवाज आ रही है क्या? ये अभी चिल्लाएगा। थोड़ा और स्लो कर दीजिए। अभी ठीक है? अभी ठीक है ना? तो देखो, आज का जो अपना डिस्कशन है वो एनएलएम कंप्लीट करना है, जो 10-12 क्वेश्चन है, और बाकी थ्योरी आज नहीं पढ़ाएंगे। तो अभी आपकी क्लास ओवर हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है? और हाँ, और वो दोनों बैचेस बराबर रखने ना, तो वो यहीं तक पहुंचे। एक आध क्वेश्चन का इधर उधर डिफरेंस हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से आगे मतलब, हाँ, तो हाँ, कितनी देर? 5 मिनट बताएंगे बस। हाँ? एक मिनट पहले अभी डाउट तो डिस्कस कर लें, तुम तो अपनी बात करने लग गए। देखो इधर, अब क्या कहते हैं, जो अपना जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगा वो यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें वर्क एनर्जी इंप्लीमेंट करना सिखाया है। अब इसको मॉडिफाई करने की तरफ जाएंगे। तो अब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का डिस्कशन होगा, जो आपको कई बार बता चुके हैं। और उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? कितने लोग हैं जो ए स्टार ए नॉट में जा रहे हैं? हाँ, तो वहां भी यहीं से आगे चालू होगा, बट उधर मेरे पास दूसरा ट्रैक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, है ना? तो उधर ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट एंडिंग पर है ना? तो उधर मोस्ट प्रोबेबली शायद इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, वो भी डिसाइड करके हम बता देंगे आपको। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़े। तो एक बार पहले हम लोग शीट डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हो गया अपना काम। बराबर रखना था, तो ऑलमोस्ट हम बराबर पर ही हैं। एक्सरसाइज 3 लेवल 1 लेवल 2 लेवल 2 लेवल 1। एक्सरसाइज 3 लेवल 1। 1 मिनट। एक्सरसाइज 3 लेवल 1 कहां से है? 13 से। क्वेश्चन नंबर 13। डाउट है? 13 में क्या डाउट है बेटा? ये कह रहा है कि एक ब्लॉक जो है 1 किलोग्राम का है और वो एक ग्रूव में जस्ट फिट हो रहा है। प्लेटफॉर्म इज केप्ट हॉरिजॉन्टली। तो कह रहा है ग्रूव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। अब आपसे कहा जा रहा था प्लेटफॉर्म इज अ गिवन एक्सेलरेशन 2i कैप प्लस 3j कैप। तो कह रहा है इफ ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग ऑन द प्लेटफॉर्म देन द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, कितना आएगा आप बताओ? अगर ये स्लिप नहीं मार रहा है और प्लेटफॉर्म आपका हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, डायग्राम बनाने में क्या दिक्कत है? जैसे आपको याद है पहले हम लोगों ने एक टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल वाला क्वेश्चन किया था जो जेई में आया हुआ है। तो ये ऐसे रहेगा, ये टेबल हॉरिजॉन्टल है और इधर आपके पास ये ब्लॉक यहां पर है। इसका आई कैप के अलोंग एक्सेलेरेशन इस सिस्टम का कितना है? 2i कैप, और जे कैप में 3j कैप, यही ना? और वो कह रहा है स्लिप नहीं कर रहा है। तो अगर आप इसके फ्रेम में चले जाएंगे तो आपको पता है कि एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो अलोंग द ग्रूव जितना फोर्स आएगा उसको कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगा। तो अलोंग द ग्रूव पीछे की तरफ फोर्स है m इंटू 2 माइनस आई कैप, उतना ही क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या दिया आंसर पीछे? आ रहा है ना?
हाँ तो m की वैल्यू 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 16 के बाद 17, वेरी गुड, 16, 17 के बाद 18, ये एरोडो वाला क्वेश्चन है जो कराया था मैंने, शायद M2M लेके करा दिया होगा, यहाँ कैपिटल M दिया हुआ है, ओके। 18 के बाद 19, 19 बता दें, रुको मैं सॉल्व कर देता हूं पूरा क्वेश्चन नंबर 19 भी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मेरे पास 19th नंबर है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, एक ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक। अभी देखो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं क्वेश्चन में, मुझे पता है कि स्लिपिंग होगी तो किस तरह से होगी, बताइए। स्लिपिंग होगी तो किस तरह से होगी, या तो ये नीचे जाएगा या ये नीचे जाएगा। एज पर कंस्ट्रेंट एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर मान लो मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहता हूं क्योंकि कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी, इधर भी mg sin थीटा है, इधर भी है, इधर टेंशन भी आएगा नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेसी लेवल ज्यादा है, तो मैंने ये मान लिया कि ऊपर वाला स्लिप करके जा रहा है। अगर मेरा एजम्पशन सही होगा तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आएगा, और मेरा एजम्पशन रॉन्ग होगा तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव आएगा। बात समझ गए? नेगेटिव आते ही आपको रुक जाना है, क्योंकि इधर हमने माना है अगर फ्रिक्शन नहीं होता था तब तक तो हम अपोजिट आते ही मान लेते थे कि अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, लेकिन यहां अपोजिट आने का मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी बदल जाना होगा, तो फिर हम वहां से छोड़ के दोबारा क्वेश्चन को दूसरे तरफ ले जाके सॉल्व करेंगे, और अगर दूसरे तरफ से भी ए नेगेटिव आया तो इसका मतलब दोनों बात गलत है, इसका मतलब सिस्टम इज एट रेस्ट, फ्रिक्शन ने हैंडल कर लिया पूरा मामला। क्लियर है क्या? तो अभी हम यहां पर मान रहे हैं और इससे आपका आंसर बन भी जाता है, आप चेक करना। इधर F लगा कितना न्यूटन, 250 न्यूटन। तो मैंने माना कि ये इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिप ए नीचे की तरफ है तो ये ऊपर जा रहा है। इसका मास कितना है, 30 किलोग्राम, और इसका 15 केजी, और म्यू आपको दिया हुआ है। मुझे म्यू कौन सा चाहिए, म्यू के चाहिए, तो फिलहाल मैं म्यू के ले जाके, है ना, इसको स्लिप करा के ले आऊंगा, ठीक है। तो हम स्लिप करा के ले जा रहे हैं, अगर वो एक्सेलेरेशन की कुछ वैल्यू आ रही है इसका मतलब है कि वो स्लिप मार रहा होगा। फिर चाहो तो अगर आप एक बार म्यू एस की वैल्यू लगा के चेक भी कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, मान लो कि म्यू के कम नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए म्यू के को क्या मत मानो कि, मतलब मैं ये कह रहा हूं मान लो हम म्यू के म्यू एस के बराबर ही ले लेते हैं पहले, और बराबर लेके एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं, अगर कुछ वैल्यू आ रही है तो कंफर्म है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, ओवरकम कर गया, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन में इधर स्लिपिंग हो रही होगी तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना रहा हूं, इधर टेंशन कितना, T, ओके। चेक करके बताऊं पहले या डायरेक्ट लिख दूं, मतलब चेक करना चाहिए, वैसे हमें पहले क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि जो मेरा फ्रिक्शन है वो स्टैटिक वाला ही है, मैं ये क्यों चेक कर रहा हूं, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन छोड़ेगा तभी तो काइनेटिक तक बात पहुंचेगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो डाउन हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो पहले मैं ऐसा कर रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा के चेक कर रहा हूं कि क्या मेरा एजम्पशन से कुछ ए आएगा क्या। अगर कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाकर आया, मतलब मैं ये मान रहा हूं कि मेरा म्यू के अभी म्यू एस के बराबर हुआ, अगर उस पर भी कोई एक्सेलेरेशन आ गया तो फिर इस पे तो आएगा ही, हाँ या ना। फिर हम म्यू के म्यू एस को रिप्लेस करके वहां क्या रख देंगे, म्यू के। तो अभी मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा रहा हूं, ओके। ध्यान से समझना सब लोग मैं क्या कर रहा हूं, इधर डाउनवर्ड फोर्स 250, ओके, इधर टेंशन T, इसका मास 30 G, 30 किलोग्राम। पीछे की तरफ अभी मैं म्यू एस 30 G एंगल कितना है, 30 डिग्री, कॉस 30 इधर लगाया नीचे, तो ये नीचे स्लाइड मार रहा है तो ये पीछे लेगा, ये पीछे लेगा, और इसका 30 G sin थीटा। अरे समझ रहे हो? अभी ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं,
मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा के ये देख रहा हूं कि कोई एक्सीलरेशन आ सकता है क्या, है ना। ये एक्सीलरेशन में मत चेक करो, आप तो वैल्यू चेक कर लो डायरेक्ट, ठीक है क्या। दूसरा, इधर मेरे पास क्या सिचुएशन है कि भाई ये वाला जो फ्रिक्शन है तो इधर तो लगेगा 15g साइन थीटा, समझ रहे हो, और इधर क्या लगेगा, हाँ इधर आगे की तरफ, क्योंकि ये नीचे निकल के आएगा ना, तो ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, कितना, म्यू एस 30g कॉस थीटा, ओके। और इधर भी म्यू एस 45g कॉस थीटा, अरे समझ रहे हो। और इधर टेंशन क्या मान रहे हैं, टी, ओके। आप तो ऐसे चेक करो, मैंने ये माना है ना, तो यहां पर आप एक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख दो, और यहां पर अगर इधर नीचे आने वाले फोर्स इधर से है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा एजम्पशन राइट है। तो चलो मैं ए ही लिख देता हूं, उससे चेक करने से बेटर है ए लिख रहे हैं हम। नीचे की तरफ है 250 प्लस 30g साइन थीटा माइनस टी माइनस म्यू एस इंटू 30g cos थीटा इक्वल टू 30a, ये मान लिया मैंने। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन a होगा एज पर कंस्ट्रेंट, तो t माइनस 15g साइन थीटा माइनस म्यू एस 45g cos थीटा, यही है और कोई है, ये यहां कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ये 15g साइन थीटा एक और है माइनस म्यू एस 30g, देखो एक t लग गया ऊपर, बाकी तीनों नीचे हैं, दैट इज इक्वल टू 15 है। अब ये जो मैंने लिखा है ना, इन दोनों को ऐड करो, अगर एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू आ रही है इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के बस की बात नहीं है, और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन के बस की बात नहीं है, ध्यान से सुनना, तो तुरंत यहां पर म्यू एस की जगह म्यू के करके आंसर निकाल लेना, बात समझे कि नहीं। तो मैं यहां लिख देता हूं, इफ a is greater than 0 then static friction, ताकि कोई कल को मुझे ना बोले, will not prevent slipping, समझ में आई बात, स्लिपिंग रोक नहीं पाया, then replace म्यू एस इक्वल टू म्यू के, अरे समझ में आई बात, म्यू एस रिप्लेस म्यू एस बाय म्यू के, रिप्लेस म्यू एस को म्यू के कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, आ जाएगा आपका। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अगला पार्ट क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं मानूंगा कि ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, और फिर गड़बड़ आया, लेकिन याद रखना लगाऊंगा पहले किसको, म्यू एस को, अगर म्यू एस छोड़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, तो फिर उसको डाउन करके एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़नी होगी, बढ़ जाएगी। बात मेरी समझ में आई या नहीं, वेरी गुड। एंगल ऑफ रिपोज सिर्फ यहां पर मैटर नहीं है, पता है क्यों, सिर्फ अकेला उससे बात नहीं चलेगी, यहां और भी फोर्सेस लग रहे हैं, उसका फ्रिक्शन इस पे लग रहा है, तो जब वो स्लाइड मारना चाहेगा तो वो उसका फ्रिक्शन इस पे भी आएगा, तो बहुत सारी चीजें, इसलिए आप डायरेक्ट वहां से मत देखो, समझ आई बात। तो ये चीज सेटिस्फाई होती है तब, क्योंकि ये कैसे क्वेश्चन है, फ्रिक्शन का चेक करना पड़ता है। अब जब चेकिंग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो फिर हम क्या मान रहे हैं कि भाई ये इधर जा रहा है, नहीं होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, उधर जा रहा है नहीं जा रहा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी अगर हम ढंग से पता नहीं लगा पा रहे तो हमारे लिए स्टैटिक फ्रिक्शन को देखना मुश्किल होगा, फिर दोनों तरफ बैलेंस होंगे, और उस सिचुएशन में भी हमें यहाँ का फ्रिक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, उसकी डिजाइनिंग पे डिपेंड करेगा, बात समझ गए। नेक्स्ट, ये बात ध्यान रख लोगे, बाद में किसको रिप्लेस करना है, अगर इससे कोई एक्सेलरेशन आया तो फिर म्यू एस हटा के म्यू के रख देना, और इससे नहीं आ पाया इसका मतलब दूसरी टेंडेंसी चेक की जाएगी। चले आगे,
कहां तक आ गए हम लोग? एंड क्वेश्चन नंबर 20 टेस्ट में भी आ गया क्या? अच्छा, एक्सरसाइज 3 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 टेस्ट पेपर में आया है, ये भी टेस्ट पेपर में आ गया। बताना है क्या? बता दें? इंटीजर टाइप में था, कुछ लोगों ने छोड़ दिया होगा, क्या पता, इतना बड़ा कौन पढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया कि एक कार है और उस पर एक ब्लॉक रखा गया है। इधर देखो, पहले क्वेश्चन को समझने की आदत डालो। क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, टफ होना। देखिए क्या कह रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है 2t²। तो बताइए क्या ये एक्सीलरेटेड है? एक्सीलरेटेड है, 4t है। तो इसका एक्सीलरेशन लगातार बढ़ रहा है, कंफर्म। तो मुझे बताइए इस ब्लॉक को कौन ले जा रहा है? यहां फ्रिक्शन नहीं होता ना, गाड़ी चली जाती, सामान यहीं रह जाता है, ये फ्रिक्शन लेके जाएगा, वरना। समझ गए कि नहीं? तो अभी हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एट t=1 सेकेंड द स्लिपिंग स्टार्ट्स। तो 1 सेकेंड तक तो साथ साथ थे, तो मुझे पता है कि इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन, क्योंकि फ्रिक्शन ही चला रहा है, तो म्यू एस जी इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है। म्यू एस जी, म्यू के नहीं, म्यू एस जी, साथ चलने के लिए। तो इसका मतलब 1 सेकेंड तक इसका एक्सीलरेशन 4 था, तो ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन 4 तक साथ है, तो म्यू एस की वैल्यू 0.4। पहला पार्ट तो क्लियर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब स्लिपिंग शुरू हो गई, गाड़ी अभी भी लगातार स्पीड बढ़ा रही है, कब तक? 2 सेकेंड तक। तो स्लिपिंग जारी है। तो स्लिपिंग जारी होने का मतलब है कि जो आपका ब्लॉक है उस पर म्यू के एम जी फोर्स लग रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन है म्यू के जी। ओके। अच्छा, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है जब स्लिपिंग स्टार्ट हुई थी? इसकी वेलोसिटी 2 थी, यही ना? अभी कार की भी कितनी है? 2। लेकिन कार अब लगातार कब तक जा रहा है? 2 सेकंड तक। और कार को 2 सेकंड तक कि 3? 2 सेकंड तक कार स्पीड अप होने के बाद अपनी वेलोसिटी मेंटेन कर लेती है। तो स्लिपिंग शुरू हो चुकी है, अब जब तक स्लिपिंग बंद नहीं होगी तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा। तो कार कितनी वेलोसिटी पे जाके अटकी? 8 मीटर पर सेकंड। तो इसको भी अपनी वेलोसिटी बढ़ाते 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 जब 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो स्लिपिंग बंद हो जाएगी। तो बताओ, कार 2 सेकंड के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि स्लिपिंग बंद होती है 3 सेकंड पे। तो ये मोमेंट कब है? t=1, और 3 सेकंड पे स्लिपिंग बंद हो गई, तो v=u + at। फाइनल वेलोसिटी 8, इनिशियल वेलोसिटी 2 माइनस म्यू के इंटू जी इंटू टाइम 3 - 1। दिस इज योर म्यू के। चले आगे, म्यू के आ गया, यहां से एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन। मैंने ये भी पूछा था कि बताओ कितनी डिस्टेंस हो कि वो ना गिरे, याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 सर्कुलर में करेंगे, सर्कुलर में करेंगे। ω²r लगा दिया होगा ना आपने, हो तो जाएगा, बट मैं आपको सर्कुलर में बताऊंगा ये। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी गुड। 13 में कुछ मिसिंग है, डाउट है उसमें कुछ? नहीं, करना ही नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, वेरी गुड। एंड 15 में स्मॉल m लिखा है ना, वो ग्राउंड पे नीचे, वो म्यू है। क्या है? तो मैंने आपको सिखाया था कि पहले ये मान लो कि दोनों अलग चल रहे हैं, फिर देखो कि साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहां पर वो साथ ही थे क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम था, तो टेंशन की वैल्यू 0 बनी रही और दे आर मूविंग टुगेदर। चलिए एक्सरसाइज 4 लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1।
1 के बाद 2, 2 में थोड़ा सा लैंग्वेज सही नहीं लग रहा है मुझे, इसको बोलना चाहिए टाइम टेकन ऑन द रफ सरफेस इज n टाइम्स ऑफ टाइम टेकन ऑन स्मूथ। वो बात अलग है कि आपने मन से सोच लिया होगा कि इसका एक्सेलेरेशन ज्यादा है तो उसको n टाइम ज्यादा लगेगा, बट लैंग्वेज उसकी क्लियर नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे कहना चाह रहा है क्वेश्चन, टाइम टेकन ऑन द रफ सरफेस इज n टाइम्स ऑफ टाइम टेकन ऑन द स्मूथ सरफेस। क्लियर है? लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज से ही सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर चुके शायद। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, यहां भी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी है। यहां पर लिखिए द इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन एन एक्सेलरेशन a टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज। वरना यहां से तो मैसेज जा रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेशनरी है वो, जो पॉसिबल ही, क्योंकि mg वर्टिकल है और नॉर्मल एंगल पे है तो इनका वेक्टर सम 0 नहीं आ सकता। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 रोटेशन का क्वेश्चन है। 7 हम पहले बता चुके हैं, 8 बता चुके हैं, 9 क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा टेस्ट में डायरेक्ट आ रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 एंगल ऑफ रिपोज। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ये क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि इसको ऐसे प्रेस करके रखा हुआ है, तो रोक के रखा हुआ है। तो अगर हम सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो नीचे की तरफ है दोनों का वेट और इधर बाहर से हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो सिस्टम को रोक के रखने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो सारा वॉल से मिलेगा और वो टोटल वेट के बराबर होगा। तो आपको ए और बी के बीच का फ्रिक्शन तोड़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट इज इंटरनल फॉर द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12 वर्क फॉर एनर्जी का क्वेश्चन है। अब आप चाहो तो कर सकते हो, हमने पढ़ा दिया इतना। एंड क्वेश्चन नंबर 13 का एग्जैक्ट आंसर है 23.3 kg, 23.3 kg। ओके, और वो वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास, ठीक है क्या? नहीं कोई ऑप्शन क्यों नहीं है, इस गिवन ऑप्शन में कौन सा आएगा? 27.3 नियरेस्ट आंसर दे दिया गया, बट इसका आंसर है एग्जैक्टली 23.3। हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ प्लस है, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी डेफिनेटली। हाँ 4 का डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन एग्जाम में आ गया क्वेश्चन और ऐसा का ऐसे ही आया था, तो वहां पे हमें क्या करना होता है फिर? बेस्ट करेक्ट उठा के लगाना ही है, या तो आप छोड़ाओ, बोनस होगा नहीं, समझे कि नहीं? तो थोड़ा बहुत उससे भी हैंडल करना आना चाहिए क्योंकि गड़बड़ियां कभी कभी आ जाती हैं। क्लियर है क्या सबको? तो अब यहां से आगे मंडे को ही आगे पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है? तो आप लोग संडे एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। यहाँ पर प्लस है ना? हाँ